नमस्कार दोस्तों, आइए आपका स्वागत करते हैं आपके अपने चैनल मैथ्स बाय सचिन यादव में। आप लोग देख रहे हैं कि हम लोग एक सीरीज में काम कर रहे हैं जिसमें हम लोग एसएससी जीडी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पे काम कर रहे हैं और हम लोग पिछले 5 वीडियो में मैथ्स के प्रीवियस ईयर सेट्स पे काम कर रहे हैं और आज हम लेकर आए हैं छठा सेट, मैथ का छठवां सेट। आज का जो पेपर है ये आपका 18 नवंबर 2021 में जीडी में आया हुआ पेपर है। तो देखिए उसके जो 25 क्वेश्चंस लेके आए हैं, मैं पहले भी आपको बता चुका हूं, एक बार फिर से बता रहा हूं कि इन क्वेश्चंस को मेरे कराने के साथ साथ आप स्वयं भी करते चलिए ताकि आप अपने आप को जज कर सकें कि आपका रिजल्ट कितना अच्छा जा रहा है और किस किस चैप्टर्स पे काम करना बाकी है आपको। तो देखिएगा आज का जो पहला क्वेश्चन लिया है वो क्या कह रहा है, कह रहा है किसी संख्या से 55 घटाने पर वह संख्या स्वयं का 80% रह जाती है। स्वयं का 80% रह जाती है का मतलब 80% का मतलब 4/5 कि अगर वो संख्या 5 थी तो रह कितनी जाती है, 4 रह जाती है। तो कितना घटाया जा रहा है, 1, और सवाल से कितना घटाया जा रहा है, 55। तो अगर 1 यूनिट का वैल्यू 55 है तो 5 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा, 55 इंटू 5। जो मूल संख्या हो जाएगी वो आ गई आपकी 55 25 55 25 2 27 275। अब उस संख्या का हमें 4/5 बताना है। तो 4/5 बताना, तो 5 से फिर से 55 चौको 220, जो इसका आंसर आएगा वो कितना आ जाएगा, 220। मल्टीप्लाई नहीं करते तो और आसान हो जाता, 220। फिर से समझ लीजिएगा कि क्या किया है। आपको क्या पता था कि किसी संख्या में 55 घटाने पे वो संख्या स्वयं की 80% रह जाती है। 80% का मतलब 4/5, मतलब वो संख्या 5 थी तो रह कितनी जाती है, 4। कितना घटा रहे हैं, 1। 1 का वैल्यू 55, तो 5 यूनिट का वैल्यू कितना हो गया, 55 इंटू 5। तो वो जो संख्या आ गई वो 55 इंटू 5 आ गई। अब हमें उसका 4/5 ज्ञात करना, तो ये 5 से 5 आपका खत्म, तो 55 चौको कितना हो गया, 220। तो उस संख्या का जो सही आंसर आया वो कितना आया, 220। 220 उस संख्या का सही आंसर होगा। तो देखिए पहले सवाल का जो सही आंसर आया वो 220 आया। ऐसे ही एक एक करके हम आराम आराम से बहुत आगे बढ़ेंगे और एक एक सवाल करके करते चलेंगे। चलिएगा देखेंगे दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या है बेटा। तो देखिएगा दूसरा नंबर क्या कह रहा है, आराम आराम से करते चलिए। देखिए दूसरा नंबर क्वेश्चन पढ़िए पढ़िए एक बार अच्छे से और कोशिश करिए कि किसी भी क्वेश्चन में आपको 30-35 सेकंड से ज्यादा ना लगे। कह रहा है यदि दो संख्याओं के बीच का अंतर 42 दे रखा है और उनके एलसीएम और एचसीएफ 1729 और 7 है, तो उन दोनों संख्याओं का योग बताना है। एक काम कर लीजिए, आप थोड़ी देर के लिए संख्याएं मान लीजिए। 7 एचसीएफ दे रखा है तो 7a और 7b, ये आपने संख्याएं मान ली और उन संख्याओं का जो डिफरेंस पता है वो 42 पता है। तो 7a माइनस 7b जो आपको पता चल गया, ये 42 पता चल गया। तो यहां से आप कह सकते हैं कि a माइनस बी जो रहेगा वो कितना रहेगा, 6। इसको यहां से ध्यान रखिएगा। अगले पॉइंट पे आते हैं। अगला पॉइंट आपको ये दे रखा है कि आपको पता है कि पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या बराबर एलसीएम इंटू एचसीएफ। जो आपको एलसीएम पता है वो 1729 पता है और जो एचसीएफ पता है वो 7 पता है। तो जो जो कट रहा है काट दीजिए, 7 से 7 खत्म। इसको काटेंगे तो 7 दूनी 14 और जो बचा आपका वो बचा 3, 7 चौको 28, 4 7 सत्ते 49। तो a इंटू बी आ गया 247, a इंटू बी 247 आ गया और a माइनस बी आपको 6 पता है। तो अब आप इसको ऐसे ब्रेक करिए कि a और b के वैल्यूज मिल जाए ताकि आप आसानी से देख सके। तो a और b के वैल्यूज देखिए, ये किससे कट किससे रहा है। अगर आप इसको थोड़ा सा देखने जाएंगे तो ये 3 से नहीं कट रहा है, 5 से नहीं, 7 से काट के देखिए, 7 से भी नहीं कट रहा है, 7 से भी नहीं कट रहा है। तो आपका ये कटेगा 13, 13 एकम 13, 13 से कट रहा है, 13 से कट रहा है। ये इसके a और b के जो वैल्यू मिले वो 19 और 13 मिल गए। क्या क्या मिले, 19 और 13। तो 19 और 13 का मल्टीप्लाई करने पे 247 भी बन रहा है और 19 और 13 घटाने पे 6 भी बन रहा है। अब आपको दोनों संख्याओं का योग चाहिए, मतलब 7a प्लस 7b चाहिए। तो यहां से 7 कॉमन ले लीजिए और a प्लस b का जो आप योग देख रहे हैं 19 और 13, वो कितना हो गया, 32। तो 7 इंटू 32 कितना हो गया, 7 दूनी 14, 7 21 और 1 22, 224। तो उन दोनों संख्याओं का योग कितना आएगा, 224। फिर से फर्स्ट ऑप्शन जो आंसर सही होगा वो कौन सा होगा, पहला ऑप्शन। फिर से देखिए, पहले इस तरीके से करेंगे फिर हम आपको बताएंगे कि इस सवाल को आप बाय द ऑप्शन कैसे करते हैं। पहले आप यहां से समझ लीजिएगा, पहले यहां से समझेंगे फिर हम आपको बताएंगे कि ये सवाल आप बाय द ऑप्शन भी कर सकते थे अगर थोड़ा सा दिमाग लगाते। तो पहले देखिएगा क्या करना है आपको। यहां से एक छोटी सी चीज पता है कि आपको पता है कि ये संख्या जो एचसीएफ पता था वो 7 पता था। और जब भी कभी आपको एचसीएफ पता होगा तो हमेशा संख्याएं आप उसके मल्टीपल में ही मानेंगे। तो एचसीएफ अगर 7 पता है तो संख्याएं क्या मानेंगे, 7a और 7b। संख्याएं मान ली मैंने 7a और 7b, उनका डिफरेंस पता था तो 7a माइनस 7b मैंने 42 कर दिया। तो a माइनस बी कितना आ गया, 6।
दूसरी चीज एलसीएम एचसीएफ पता था, तो पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या बराबर एलसीएम इंटू एचसीएफ किया, तो यहां से जो ए बी आए वो कितने कितने आ गए, ए इंटू बी 247 आ गया। तो यहां से ए बी के वैल्यू आपने अपनी तरफ से जज किए, तो 19 और 13 ए बी के वैल्यूज आए, उठा के रख दिए और आपने संख्याओं का योग बता दिया 224। दूसरी चीज यहां से समझना, एक जगह आप जाके थोड़ा सा कंफ्यूज हो सकते हो, बस थोड़ा सा दिमाग लगाते रहना आप, कि आपको पता है कि जो भी संख्याओं का योग आएगा वो 7 का मल्टीपल होगा, क्योंकि संख्याएं 7 का मल्टीपल है तो योग भी मल्टीपल होगा। ये 7 से 21 और ये कट नहीं रहा है 7 से, ये 390 कट नहीं रहा, तो या तो आंसर 224 होगा या 420 होगा, इन दोनों में से ही एक कोई आंसर हो सकता है। तो इस वजह से जो आप यहां से देखेंगे तो इन दोनों में से एक आंसर, अब आपको इन दोनों में से किसी एक को चेक कर लेना है, तो वो आप यहां से आंसर देख ले जाएंगे। तो ये हो गया सेकंड क्वेश्चन। चलते हैं थर्ड क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए थर्ड क्वेश्चन कैसे करेंगे, देखिएगा थर्ड क्वेश्चन क्या दे रखा है, अच्छे से पढ़ के करने की कोशिश करिए। कह रहा है एक लंब वृत्ति, एक बेलन वृत्तीय बेलन की त्रिज्या और ऊंचाई, आपको त्रिज्या और ऊंचाई गिवन है। तो अब आपसे पूछा क्या गया है वो देखिएगा कि आपको त्रिज्या और बेलाई जो ऊंचाई दे रखी है वो दे रखी 10 और 15, और गोले की त्रिज्या 5 सेंटीमीटर है, तो बेलन के वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल और गोले के वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल में अनुपात क्या होगा। तो बहुत आसान है, आपको पता है जो बेलन का वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल होता है वो 2 पाई आर एच, और जो बेलन का वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल होता है वो होता है 4 पाई आर स्क्वायर। तो आपको पता है यहाँ पाई से पाई खत्म, 2 से काटेंगे तो ये 2 आ गया, r इंटू एच, तो ये 10 इंटू कितना हो गया 15, और रेशियो ये कितना हो जाएगा 2 इंटू आर, रेडियस इसकी कितनी पता है 5 का स्क्वायर कितना हो गया 25। अगर कुछ कट रहा है तो काटिए, इसको 2 से काटिए, 2 एकम 2, 2 पंचे 10, ये 5 से कटा 5 बार में, ये 5 से कटा 3 बार में, तो फाइनली जो इसका रेशियो आया वो कितना आ गया 3:1। तो जो इसका सही आंसर हुआ वो सेकंड ऑप्शन। फिर से समझेंगे, कुछ नहीं करना, ये आपको पता है 2 पाई आर एच, ये पता है 4 पाई आर स्क्वायर। अब आपको जो जो कट रहे हैं उनको काट दीजिए, उसके बाद आर और एच आपको बेलन के पता है 10 और 15, और गोले की जो त्रिज्या पता है वो पता है 5, उठा के रख दीजिए और सॉल्यूशन कर लीजिए, तो जो आपका रेशियो आ जाएगा वो कितना आ जाएगा 3:1। तो तीसरे सवाल का जो सही आंसर होगा वो कौन सा होगा, सेकंड ऑप्शन। चलते हैं अगले सवाल पे, चौथे पे देखते हैं कि चौथा क्वेश्चन क्या दे रखा है। बहुत आसान क्वेश्चन है, ऐसे सवाल अगर आ जाएंगे तो आप बहुत अच्छे से और बहुत जल्दी कर पाएंगे। देखिए पढ़िएगा इसको, ये एवरेज का क्वेश्चन दे रखा है, पढ़े कि पढ़ के देखिए करना क्या है। सवाल में कह रहा है 15 मापों के माध्य की गणना करने पर 50 सेंटीमीटर मान प्राप्त हुआ। ठीक है भाई, कि 15 संख्याओं का अगर आपने एवरेज ज्ञात किया तो जो एवरेज पता चला, एवरेज वो पता चला कुछ आपका 50 सेंटीमीटर पता चला। लेकिन यह पाया गया कि एक माप 61 सेंटीमीटर के बजाय, एक में गलती से 61 सेंटीमीटर की बजाय 46 पढ़ लिया गया। अगर एक माप में 61 की बजाय 46 पढ़ लिया गया तो यहां से आप देख रहे हैं कि 15 कम पढ़ा गया, 15 कम पढ़ा गया 15 संख्याओं पे। तो अगर उसको सही करना है, एक कम पढ़ा गया, तो अगर सही माध्य बताना है तो उस पर एक बढ़ा दीजिए, तो जो उसका सही माध्य हो जाएगा 50 पे एक बढ़ा के बताएंगे कितना हो जाएगा 51। तो जो इसका सही आंसर हो जाएगा वो कितना हो जाएगा 51। एक बार फिर से समझेंगे, बहुत आसान सवाल था। कह रहा है कि 15 संख्याओं का एवरेज 50 पता था, कह रहा है एक संख्या को गलती से 61 की जगह 46 पढ़ा गया। अगर गलती से 61 की जगह 46 पढ़ा गया तो 15 कम पढ़ा गया, और 15 कम पढ़ा गया कितनी संख्याओं पे, 15 पे, तो एक कम पढ़ा गया। अगर हमें इसको सही करना है तो जो कम पढ़ा गया उसको उठा के बढ़ा दीजिए, तभी तो ये सही होगा। तो 50 पढ़ा गया था, एक कम पढ़ा गया, तो उसको एक्चुअल पढ़ा कितना जाना चाहिए था 51। तो जो उसका सही माध्य रहा होगा वो कितना रहा होगा 51। मेरे हिसाब से ये भी समझ में आ गया हो। बहुत आसान है, एक एक करके आराम आराम से क्वेश्चन करते चलिए। देखिए सिलेक्शन लेना है तो आपको कंटिन्यूअसली वर्क करना पड़ेगा, और ये भी देखना पड़ेगा कि कहां कहां पे बहुत प्रॉब्लम आ रही है। एक एक करके आराम से मेहनत करते जाइए, इससे अच्छी अपॉर्चुनिटीज आपको मिलने वाली नहीं है। 2023 में अगर आपको नौकरी नहीं मिली तो फिर उसके बाद नौकरी मिलना बहुत टफ हो जाएगा, क्योंकि बहुत सारी वैकेंसीज इस टाइम आ रही हैं। तो आप फोकस करे रहिए, लगे रहिए, बहुत अच्छे अच्छे अपॉर्चुनिटीज आ रही हैं आपके पास। तो ये हो गया इसका आंसर। 5वें नंबर पे चलिए, 5वां नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है देखिएगा। बहुत बढ़िया सवाल, आराम से पढ़िए, सीपीएसपी का क्वेश्चन है, ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे और क्वेश्चन बन जाएगा। कह रहा है एक वस्तु 8,800 रुपए में बेची गई जो उसके क्रय मूल्य का 5/7 है, तो उसका हानि प्रतिशत बताइए। अगर क्रय मूल्य का 5/7 है तो क्रय मूल्य अगर 7 है तो विक्रय मूल्य 5 हो गया। 8800 रुपए की कोई जरूरत ही नहीं है। क्रय मूल्य अगर इसका सीपी 7 है तो एसपी कितना हो जाएगा 5। तो आप यहां से देख रहे हैं जो इसको लॉस हो रहा है वो 2 का हो रहा है, 7 × 100, तो 1/7 होता है 14 सही 2/7, तो 2/7 कितना हो जाएगा 28 सही 4/7%। तो जो इसका सही आंसर हो जाएगा वो कितना हो जाएगा 28 सही 4/7%। देखिए 8800 रुपए का कोई यूज नहीं है अगर आप थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे।
कह रहा है जो उसके क्रयमूल्य का 5/7 है। तो आपको कहा क्या गया है कि जो ये रेट दे रखा है 8800, वो उसके जो सेलिंग प्राइस है वो उसके सीपी का 5/7 है। तो सीपी अगर 7 है तो सेलिंग प्राइस 5 होगा। तो लॉस कितने का हो रहा है? 2 का लॉस हो रहा है 7 पे। तो 100 पे कितने का होगा? 28। सही 4/7% का जो इसका सही आंसर होगा वो कितना हो जाएगा? 28 होल 4/7% इसका सही आंसर होगा। इतने का ही लॉस होगा। ये हो गया आपका 5वां नंबर क्वेश्चन। अभी तक 5वें तक एक भी ऐसा सवाल नहीं आया जिसमें आपको कोई भी कंफ्यूजन हो रही हो। 6वां देखिए, बहुत आसान, मतलब अगर इसको आप पढ़ेंगे तो आप समझ जाएंगे कि कितने आसान आसान क्वेश्चन एसएससी जीडी के पेपर में लास्ट ईयर आए हैं। ऐसे ही क्वेश्चन अभी भी आएंगे, बस थोड़ा सा कैलकुलेशन पे और थोड़ा से अपने कॉन्सेप्ट पे काम करते रहिए। बाकी कुछ ऐसा नहीं है कि बहुत कठिन कुछ आने वाला है। कह रहा 8 मीटर और 14 मीटर लंबी दो रस्सियां समान लंबाई के दो टुकड़ों में बांटी जाती हैं। कह रहा है प्रत्येक की अधिकतम संभावित लंबाई 8 मीटर और 14 मीटर, ये कहा गया है। तो अगर यहां से आप 8 मीटर और 14 मीटर की दो रस्सियां समान टुकड़ों में काटी जाती है, अधिकतम संभावित लंबाई, तो मतलब आपको एचसीएफ निकालना है। और जब आपको एचसीएफ निकालना है तो आपको पता है इन दोनों का अंतर कितना हो जाएगा? 6। अगर 6 हो गया तो 6 को ब्रेक करोगे तो 2 और 3 में ब्रेक हो गया। देखिए 3 तो इसका एचसीएफ होना नहीं है क्योंकि दोनों में से कोई नहीं कट रहा है। तो जो बचा वो क्या है? 2। तो कितने मीटर की अधिकतम संभावित लंबाई होगी जो रस्सी की होगी? वो 2 मीटर की टुकड़े की। भाई अब 8 को 3 मीटर के टुकड़ों में आप कहां बांट पाएंगे? 2-2 मीटर के टुकड़ों में ही बांटेंगे। तो इस वजह से इसकी अधिकतम संभावित लंबाई जो आएगी वो कितनी आएगी? 2 मीटर। ये सवाल है एचसीएफ का। जब भी कभी अधिकतम संभावित लंबाई की बात करें तो आप याद रखिए एचसीएफ को। ये हो गया 6वां नंबर क्वेश्चन। तो बढ़ते हैं 7वें नंबर पे। एक एक क्वेश्चन को बहुत आराम से समझ समझ के करते चले जाइए। ये देखिए, ये आपका फिर से देखिए, हर अभी तक मैं ये पांचवा या छठा जो सेट कर रहा हूं, 5वां या छठा सेट है, लेकिन आपने किसी भी सेट में ये नहीं देखा कि सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन ना आया हो। हर सेट में सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन जरूर आ रहा है। तो इस वजह से इस टॉपिक पे जरूर अच्छे से काम करिए। करना क्या है देखिए, करते चले जाइए क्वेश्चन। क्या पहले मैं वैल्यूज नोट कर लेना। 3/4 ऑफ 3/4 इंटू 4/3 प्लस 5/2। देखिए बहुत लंबा तो काफी दे रखा है, बट मुझे लग रहा है कि अगर आप कॉन्सेप्चुअल अच्छे हैं तो ये आपको दिक्कत नहीं देगा। 5/4 माइनस 2/3 ऑफ 5/6 ये दे रखा है आपको। कह रहा है इसका मान ज्ञात करना है। तो आप सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व करेंगे तो ये आपका हो गया 2×5 = 10, 10/18। अब 2/3 माइनस 10/18, ये देखेंगे आप 2/3 माइनस 10/18। तो इसको जैसे ही आप हल करेंगे तो 6 दूनी 12, 6 3 18, बेस बराबर कर लिया, 12 में 10 घटाया तो ये आ गया फाइनली 2/18। ये कितना हो गया? माइनस 2/18। इसके बाद आप ये सॉल्व करेंगे तो ये सॉल्व करेंगे तो 5 से 5 खत्म, ये हो गया 1/2 इंटू 2 कितना हो जाएगा? 1, और 5/2 इससे पहले था, लगा दीजिए प्लस। ठीक है, अब इनमें सबसे पहले ये सॉल्व होगा, ये सॉल्व होगा तो ये हो गया आपका 9/16। अगर 9/16 हो गया तो 3/4 इंटू 16 कितना कर दिया जाए इसको? 9 इंटू बाहर क्या चल रहा है? 4/3। देखिए एक तरफ से सॉल्व करते जाइए। अब ये कटेगा किससे कटेगा? 4 से काट दीजिए, ये हो गया 4 बार में खत्म, ये 3 से 3 खत्म, ये बचा आपका 16/9 प्लस ये कितना हो गया आपका 2, प्लस ये बचा 5 माइनस 2/18। अब अगर आप यहां से देखेंगे तो आपका एलसीएम दिख रहा है 18, एलसीएम 18 दिख रहा है। तो ये 16 दूनी कितना हो गया? 32। ये देखेंगे तो 18 पंचे कितना हो गया? 90, और माइनस ये 18 तो ये कितना हो जाएगा? 2। 90 और 32 हो गया 122। 122 में से 2 घटाएंगे तो बचा कितना? 122 में से 2 घटाया तो बचा 120/18। 6 से काट दीजिए, 6 3 18 और ये 20। तो जो आपका आंसर आ जाएगा वो 20/3। ये परसेंटेज नहीं होगा यहाँ पे, इसका जो आंसर आएगा वो चौथा ऑप्शन 20/3। देखिए किस तरीके से सॉल्व किया। रूल्स पे बहुत फोकस रखिए कि सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व होगा, उसके बाद मैंने जहां पे भी सॉल्व किया उसके बाद ऑफ सॉल्व किया होगा, उसके बाद मैंने डिवाइड, फिर मल्टीप्लिकेशन, फिर एडिशन और फिर सब्सट्रैक्शन, एक एक करके रूल फॉलो किया है। इसके बाद जो आंसर आया वो 20/3 आया। तो 7वें क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो फोर्थ ऑप्शन 20/3। चलते हैं 8वें क्वेश्चन पे, देखते हैं कि 8वां क्वेश्चन क्या कह रहा है। ये देखिए, ये एक और बहुत छोटा सा सवाल रेशियो का। जिसके भी कॉन्सेप्ट क्लियर हैं उनके ये सब सवाल कभी गलत नहीं होंगे, ये बात याद रखिए। सब कॉन्सेप्ट का खेल है यहाँ पे। आप देखेंगे x/y आपको कितना दे रखा है? 5/2। x/y दे रखा है 5/2 और पूछा क्या गया है? 8x - 9y अपॉन 14x -
13y। देखिए एक छोटी सी बात याद रखिए, देखिए ऊपर नीचे इनके कोफिशिएंट इक्वल है तो इसका मान निकालना तो संभव है। ऐसा होता कि ऊपर दो पद होते, दो टर्म्स होते, नीचे एक एक होते तो इसका वैल्यू निकालना संभव नहीं होता, ये आराम से संभव है। जैसे ही रखेंगे 8 पंच 40 और 9 दूनी 18, ये आपका हो गया ऊपर। नीचे देखेंगे तो 14 पंचे 70 और 13 दूनी 26, ये हो गया। 40 में 18 घटाया तो ये हो गया आपका 22, 70 में 26 घटाया तो ये कितना हो गया 26 4 30 44। तो जो आंसर आया वो कितना 1/2, मतलब आंसर आया 1:2। कौन सा ऑप्शन है? सेकंड ऑप्शन। तो 8वें नंबर का जो सही आंसर है वो कौन सा है? सेकंड ऑप्शन। मुझे लग रहा है कि ये सवाल तो कभी किसी का गलत नहीं होगा, ऐसे सवाल गलत होने ही नहीं चाहिए। अगर आप ऐसे सवाल गलत करेंगे तो आप एग्जाम से ऑटोमेटिक बाहर हो जाएंगे, क्योंकि अगर आपका टफ क्वेश्चन कभी एग्जाम में गलत होता है तो इसके ये कई सारे लोगों के गलत होने के चांसेस होते हैं, लेकिन अगर आपका इजी क्वेश्चन गलत हो गया तो ये बहुत रेयर लोगों के गलत होते हैं। इस वजह से वहां पे आप फंस जाएंगे अगर आपने गलत क्वेश्चन, सरल क्वेश्चन गलत कर दिया। ध्यान रखिए कोई भी सरल क्वेश्चन आपका कभी गलत नहीं होना चाहिए। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 8। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। 9 क्या कह रहा है? देखिए एक ये आसान सा, देखिए क्या क्वेश्चन दे रखा है कि एक व्यक्ति एक निश्चित दूरी को 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से तय करता है और वापसी में उसकी चाल 40 किलोमीटर प्रति घंटे हो जाती है, तो पूरी यात्रा के दौरान उसकी औसत चाल। तो देखिए एवरेज स्पीड है, सेम स्पीड जो गया है वही डिस्टेंस लौट के आया है। एक गया 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से, आया है 40 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से। तो आप इसमें लगा सकते हैं 2xy अपॉन x प्लस वाई, लगा दीजिए। तो 2xy अपॉन x प्लस वाई लगाएंगे तो 2 इंटू 60 इंटू 40 बटे कितना हो जाएगा 60 प्लस 40 100, 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, 6 चौको 24 दूना 48। तो जो इनकी पूरी यात्रा के दौरान औसत चाल हो जाएगी वो हो जाएगी 48 किलोमीटर प्रति घंटे। ये इस सवाल का सही आंसर हो जाएगा 48 किलोमीटर प्रति घंटे। इन केस कभी आपको इसका फॉर्मूला नहीं याद आ रहा है तो आप कैसे करेंगे? अगर आपको इनका फॉर्मूला नहीं आ रहा तो 60 40 का एलसीएम मान लीजिए, तो आपने 240 किलोमीटर को डिस्टेंस मान लिया थोड़ी देर के लिए। अगर 240 किलोमीटर का डिस्टेंस मान लिया तो जो इसकी चाल आएगी वो आ जाएगी 4 और इसकी जो चाल आएगी वो आ जाएगी 6। इसकी चाल 4, इसकी 6। अब लगाएं, सॉरी चाल तो दे रखी थी, इसका समय आ जाएगा 4 और इसका समय आ जाएगा 6। अब कुल दूरी बटे कुल समय, पहले वाले ने 240 चला, दूसरे वाले ने 240 चला, तो टोटल दूरी चली गई 480 और टोटल समय जो लगा वो 10। तो जो चाल आ गई वो कितनी आ गई 48 किलोमीटर प्रति घंटे। ये कब करेंगे? इन केस किसी को फॉर्मूला नहीं याद है तो आप इससे भी कर सकते हैं। दोनों में से जो बेहतर लग रहा है वो करिए। वैसे अगर 2 चालों का है और आपको फॉर्मूला याद है तो आप फॉर्मूला अप्लाई करिए, बहुत जल्दी आंसर आ जाता है। हमको कई बार ये कोशिश करना होता है कि कई सवालों में ज्यादा दिमाग ना लगा के जितना जल्दी कर सके उतना टाइम बचा के हम आगे उन चीजों को अच्छे से कर सकें। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल पे, 10वें नंबर की तरफ। ये हो गया आपका 9वां नंबर। 10वां नंबर क्या कह रहा है? देखिए कह रहा है कोई कार 80 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलना आरंभ करती है और प्रत्येक 2 घंटे में इसकी चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटे बढ़ जाती है। चलो देखिएगा, बहुत बढ़िया सवाल। और टोटल डिस्टेंस कितना कवर करना है इसको? 432 किलोमीटर। 432 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करना है। पूछ रहा है कितना टाइम लगेगा। देखिए पहले 80 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चली 2 घंटे, 80 की चाल से चली 2 घंटे, फिर उसके बाद 85 की चाल से चली 2 घंटे। ध्यान से देखते जाइए, पहले 80 की चाल से 2 घंटे गई, फिर 85 की चाल से। तो पहले 80 की चाल से जब 2 घंटे चली तो इसने 160 किलोमीटर ट्रेवल कर लिया। फिर 85 की चाल से 2 घंटे चली तो 170 चल लिया। तो ये चल गई आपका 160 और 170, मतलब हो गई आपकी 330 किलोमीटर चल चुकी है। तो अब जब अगली बार आएगी तो उसी डिस्टेंस के बीच, मतलब उसी स्पीड से ये बची हुई डिस्टेंस ट्रेवल कर लेगी। तो 330 किलोमीटर चलने के बाद जो इसके पास बची हुई डिस्टेंस है वो बची आपकी 102 किलोमीटर। 102 किलोमीटर डिस्टेंस बची है शायद 330 के बाद। ठीक है, 432 थी, 160 से चली 80 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से और प्रत्येक 2 घंटे पर इसकी चाल 8 किलोमीटर, सॉरी 5 नहीं, इसकी चाल बढ़ती कितनी है 8 किलोमीटर प्रति घंटे। देखिएगा इसको 8 बढ़ा दीजिए तो इसकी चाल यहाँ की हो कितनी जाएगी 88। 88 दूना कितनी होगी 176। तो ये जो हो गई इसकी चाल जो बढ़ गई वो बढ़ गई कितना देखेंगे आप 176, और इसको जोड़ेंगे तो ये हो गई आपकी 100 200 6 7 6 13 और 1 1 2 336 किलोमीटर। कितनी हो गई 336 किलोमीटर। यहाँ से इसकी चाल अगर आप देखेंगे तो ये हो गई 336 किलोमीटर। अब बची कितनी है चलने के लिए 432, अगर घटा देंगे तो जो इसकी चाल बची है वो बची है 96 किलोमीटर। अगर 96 किलोमीटर बची है, इसकी बची है 96 किलोमीटर
डिस्टेंस, और अब 8 किलोमीटर बढ़ने के बाद इसकी चाल भी हो जाएगी 96 किलोमीटर प्रति घंटे, तो 1 घंटे और लगेगा। 2 घंटे ये, 2 घंटे ये और 1 घंटे ये, तो टोटल टाइम जो लगा वो कितना लगा, 5 घंटे। जो टोटल टाइम लगा वो 5 घंटे। एक बार फिर से समझिएगा कि पहले 2 घंटे में 160 किलोमीटर ट्रेवल किया, अगले 2 घंटे में 176 किलोमीटर, अब इन दोनों के बाद बचा भी 96 किलोमीटर और स्पीड भी हो गई 96, तो 1 घंटे और लगेंगे। 2 घंटे ये, 2 घंटे ये, 4 घंटे और 1 घंटे ये, तो जो टोटल टाइम हो गया वो कितना हो गया, 5 घंटे। तो जो 10वें क्वेश्चन का सही आंसर आया वो कितना आया, 5 घंटे। आसान है, थोड़ा सा वो मैंने वैल्यूज गलत लिख ली, 8 की जगह 5 लिखा तो थोड़ा सा टाइम लग गया, नहीं तो ये सवाल उतना कठिन है नहीं, आसानी से करने वाला है। और जो लॉजिक बताया है यही लगाइएगा आप, अदरवाइज इसमें टाइम लग जाएगा। तो ये हो गया 10वें क्वेश्चन का आंसर। बढ़ते हैं 11वें क्वेश्चन की तरफ। देखिए ये भी एक बहुत अच्छा सवाल, कि आप आराम से देखिएगा। करना क्या है, कह रहा है एक दुकानदार ने चीनी की कीमत 33% बढ़ा दी। तो चीनी की कीमत अगर 33% बढ़ा दी, 100 से 133 कर दी, तो कह रहा है उसके उपयोग में कितने % की कमी करें कि खपत ना बढ़े। तो उपयोग 133 से 100 कर दो तो उसकी खपत नहीं बढ़ेगी। अच्छा, कितनी कमी की उपयोग में, 33 की कमी की है, 133 पे इंटू 100। तो देखिए अगर आप इस सवाल में कैलकुलेशन करने जाएंगे तो बहुत टफ हो जाएगा। आपको पता है 33 का 4 गुना होता है 132, मतलब 4 से ये थोड़ा सा ज्यादा आएगा। तो आप जब डिवाइड करेंगे तो 25% के आसपास जो भी आंसर होगा वो सही होगा। तो 25% के आसपास आपको सिर्फ एक ही ऑप्शन दिख रहा है 24.8, तो इसका सही आंसर आएगा वो कितना आएगा, 24.8। ये लगभग में आएगा। अगर आप इसका पूरा कैलकुलेशन करने में जाएंगे तो ये क्वेश्चन बहुत टिपिकल हो जाएगा, नहीं करने की जरूरत ही नहीं है। वो चाहता है कि आप पूरा कैलकुलेशन करें, बट आपको नहीं करना है। आपको क्या करना है, दिमाग लगाना है। 33 का 4 टाइम्स करेंगे तो 132 हो जाएगा। अब आप 4 से डिवाइड करेंगे तो लगभग 25% आपका आंसर आएगा। तो आपका जो आंसर हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 24.8। तो 11 नंबर का जो आंसर आएगा वो 24.8, चौथा ऑप्शन। चलते हैं 12 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि 12 नंबर क्वेश्चन क्या दे रखा है। चलिए एक बार इसको पढ़ के अच्छे से बनाने की कोशिश करिए कि कह क्या रहा है। पाइप टंकी का क्वेश्चन है। कह रहा है किसी टंकी में एक रिसाव है जिससे ये 6 घंटे में खाली हो जाती है। एक नल को चालू किया जाता है जो टंकी में प्रति मिनट 10 लीटर पानी भरता है। जब ये पूरी भर जाती है तो अब इसे खाली होने में 10 घंटे लगते हैं। टंकी की धारिता देखिए, एक नल ए लगा हुआ है जो इसको खाली कर देता है 6 घंटे में। नल बी है जो पानी भर रहा है और किस हिसाब से भर रहा है, 10 लीटर पर मिनट, 10 लीटर प्रति मिनट की दर से पानी भर रहा है। इसको नल को खोला जाता है, ये 6 घंटे है। और अगर ये खोला जाता है और बी पानी खाली कर रहा है तो टंकी भरने में टोटल टाइम लग जाता है 10 घंटे। तो अगर आप इन दोनों नलों की टोटल क्षमता देखेंगे तो 30, 6 से डिवाइड किया 5, 10 से डिवाइड किया 3। अब इसके बाद तो आप इसे खाली होने में, तो ये भाई 5 भाग खाली कर रहा था, ये आके 2 भाग भर रहा है, तभी तो टंकी हर घंटे 3 भाग खाली हो रही है। अगर 3 भाग, तो अगर केवल अकेले ये नल इस टंकी को भरने बैठा होता तो खाली टंकी को कितनी देर में भर देता, 15 घंटे में भर देता, 15 घंटे में भर देता। अच्छा, 1 घंटे में अगर ये 1 मिनट में 10 लीटर पानी निकाल रहा है तो 1 घंटे में कितना निकालेगा। अगर 1 मिनट में 10 लीटर निकाल रहा है तो 60 मिनट में निकालेगा 600 लीटर। तो पूरी टंकी की जो धारिता हो जाएगी 15 छक्के 90, 9000 लीटर। कितनी हो जाएगी, 9000 लीटर। तो जो इसका सही आंसर हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा, 4th ऑप्शन। एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूं, ध्यान से समझने की कोशिश करना जिनको भी नहीं समझ में आया है। ए 6 घंटे में खाली करता है और ए खाली करने वाला और बी भरने वाला नल है, मिल के 10 घंटे में खाली करते हैं। तो दोनों की टोटल जो धारिता आ गई, क्षमता आ गई, वो 30 आ गई। ए वाला करता है हर घंटे 5 भाग खाली और दोनों मिलके हर घंटे कर रहे हैं 3 भाग खाली, जिसमें ए अकेले 5 भाग खाली कर रहा था तो बी अकेले 2 भाग भर रहा होगा। तो यहां से ये पता चला कि ये 30 भाग बी को अकेले भरने में 15 घंटे लगेंगे। अच्छा, बी 1 घंटे में जो पानी निकाल रहा है वो कितना निकाल रहा है, 1 मिनट में 10 लीटर निकाल रहा है तो 1 घंटे में 600 लीटर निकालेगा। अब 1 घंटे में 600 लीटर भर रहा है तो 15 घंटे में पूरी टंकी भरेगा, तो पूरी टंकी की जो धारिता रही होगी वो कितनी रही होगी, 9000 लीटर। देखो बेटा, बहुत आसान क्वेश्चन है, आप बहुत आसानी से कर सकते हैं। बस छोटा छोटा सा दिमाग लगाते रहिए। आपको मेहनत करनी पड़ेगी अगर आपको इस तरीके के एग्जाम निकालने हैं। छोटे छोटे एग्जाम में अगर आप मेहनत नहीं करेंगे तो ये भी निकलेंगे। बहुत अच्छी वैकेंसी है, बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, ये मिस नहीं होनी चाहिए किसी से भी, ये बात ध्यान रखिएगा। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। 13 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, 13 नंबर देखिएगा। ये देखिए, कह रहा है 50%, 30% और 20% की 3 छूटें। देखिए ऐसे सब बहुत आसान सवाल है, इसको बहुत आसानी से करने की कोशिश करिए ताकि आपको टाइम भी ना लगे और आप कर भी पाए। तो देखिए, एक होता है जिससे आप नेट चेंज से कर सकते हैं, एक आप डायरेक्ट कर सकते हैं। मैं आपको दोनों तरीके बता रहा हूँ।
50% की छूट तो ये 2 से 1, 30% की छूट तो 10 से 7, और 20% की छूट तो 10 से 8 कर लो, इससे कैलकुलेशन आसान रहेगा। तो ये कितना हो गया, 10 धाम 100 दूना 200, 200 की चीज अब आपकी बिक कितने की रही है, 56 की। तो जो आप डिस्काउंट देख रहे हैं वो देख रहे हैं 144 का 200 पे। तो आप अगर 100 पे इसका डिस्काउंट का परसेंटेज देखेंगे तो आपको मिल जाएगा 72%। तो जो इसका 200 पे डिस्काउंट का परसेंटेज मिल जाएगा वो कितना मिल जाएगा, 72%। इसका जो आंसर मिलेगा वो 72%। एक तरीका तो ये हो गया। इसका दूसरा तरीका देखना कि दूसरा तरीका इसमें क्या यूज कर सकते हैं, नेट चेंज लगा सकते हैं आप। 50%, 30% और 20%, इस पर नेट चेंज कैसे लगाएंगे देखिएगा। पहले आप इन दोनों पे नेट चेंज लगाने जाएंगे तो 50 और 30 80, और माइनस इन दोनों का गुणा करेंगे तो 1500 बटे जैसे ही 100 करेंगे तो ये आ गया 65%। इन दोनों का जो आपका डिस्काउंट आ गया वो 65% आ गया। फिर जब आप इन दोनों पे लगाने जाएंगे तो 65 और 20 85, 85 माइनस जैसे ही इन दोनों का गुणा करेंगे तो 1300 बटे 100 करेंगे तो 6500 में जैसे ही आपने घटाया 13, तो ये जो डिस्काउंट आ गया फाइनल डिस्काउंट वो कितना आ गया, 72%। ये एक बहुत प्यारा तरीका है 3 का डिस्काउंट, सक्सेसिव डिस्काउंट निकालने के लिए नेट चेंज का। करते क्या है, पहले 50% वाले को जोड़ा प्लस 30% वाले को जोड़ा, माइनस क्या कर दिया, इन दोनों का मल्टीप्लाई कर दिया, वो 1500 बटे 100 कर दिया। तो इन दोनों का जो सक्सेसिव डिस्काउंट है वो किस डिस्काउंट के बराबर हो गया, 80% का। फिर 80 और 15 के साथ यही किया, 65% आ गया, कितना आ गया 65। फिर 65 और 20 के साथ सेम रूल फॉलो किया तो कितना आ गया 72%। आप ये सक्सेसिव लगा सकते हैं, आप ये नेट चेंज लगा सकते हैं, दोनों में से जिससे कंफर्टेबल है आप उससे आंसर लगाइए। दोनों से जो आंसर आएगा वो आपका फर्स्ट ऑप्शन 72% होगा। देखिएगा ये आपका सही हुआ या गलत हुआ। बढ़ते हैं अगले नंबर पे 14 नंबर की तरफ। 14 नंबर क्या कह रहा है देखिएगा, कह रहा है 2 गोलार्ध की धारिताएं। अब इनकी धारिताएं दे रखी है तो मतलब धारिताओं का मतलब हमेशा याद रखिएगा कि वॉल्यूम पता है। वॉल्यूम जो पता है वो क्या पता है, 2.7 और 12.5, ये इनके वॉल्यूम्स पता है। धारिताओं का मतलब होता है वॉल्यूम के। अब इनके रेशियो बनाओगे तो दशमलव से दशमलव हटा लिया तो 27 125। तो जो इनकी रेडियस हो जाएंगी, क्योंकि पता क्या है, गोलार्ध पता है तो 4/3 पाई आर क्यूब होता है गोलार्ध का मतलब। अब पाई आर क्यूब है तो 4/3 पाई तो कांस्टेंट से कांस्टेंट का टर्म, तो ये R1 क्यूब और ये R2 क्यूब है। यहां से रेशियो बनाओगे तो R1 R2 कितना आ गया 3 5। तो अगर इनके वक्रपृष्ठ के क्षेत्रफल चाहिए तो उनके अनुपात क्या हो जाएंगे, 9:25। क्या हो जाएंगे 9:25। 9:25 इसमें कोई ऑप्शन दे नहीं रखा है, लेकिन इसका जो सही आंसर आएगा वो 9:25। ये शायद गलत दे रखा होगा क्वेश्चन, तो जिसका आंसर आएगा वो 9:25 आएगा। तो अगर इनके रेडियस के रेशियो पूछे होते, इनकी त्रिज्याओं के अनुपात पूछे होते तो आप 3 5 को आंसर लगाते। उसने पूछा है वक्रपृष्ठ के क्षेत्रफलों का अनुपात बताना है, तो जो क्षेत्रफल के अनुपात होंगे वो इनके स्क्वायर होंगे, क्योंकि 4πr² होता है इसका क्षेत्रफल। तो r² 4π से 4π कटेगा, r² जो इनके अनुपात होंगे 9:25। इसका सही आंसर 9:25 होगा। ध्यान रखिएगा 4/3 ये जो आपको धारिताएं दे रखी हैं ये वॉल्यूम्स दे रखे हैं, तो वहां से 3 5 और इनके क्षेत्रफलों के अनुपात कितना आएंगे 9:25। तो इसका जो सही आंसर होगा वो 9:25 होगा। ध्यान रखिएगा। बढ़ते हैं अगले सवाल पे। 15 नंबर क्या कह रहा है देखिए, कह रहा है किसी स्कूल में लड़कियों और लड़कों की संख्या का अनुपात जो दे रखा है वो दे रखा है आपको 8:7। लड़कियों और लड़कों की संख्या का अनुपात 8:7 दे रखा है। देखिए लड़कियों की, गर्ल्स और बॉयज के जो अनुपात दे रखे हैं वो पता है आपको 8:7। कह रहा है लड़कियों में 10% की और लड़कों में 20% की वृद्धि कर दी जाए। अगर मान लीजिए थोड़ी देर के लिए कि 8:7 को 800 और 700, लड़कियों में 20% की 10% की वृद्धि की गई तो 880 लड़कियां हो गई, लड़कों में 20% की 140 की वृद्धि हो गई तो 840 लड़के हो गए। अब जो आप अनुपात देख पाएंगे वो कितना देखेंगे, 4 से काटिए 22, ये 21। तो जो नया अनुपात मिला वो 22:21 मिला, तो थर्ड ऑप्शन। तो 2 2 जीरो मैंने अपनी तरफ से बढ़ाए ताकि आप परसेंटेज में वृद्धि करना आसान रहे आपको जीरो बढ़ाने के बाद। तो जो नया अनुपात मिल गया वो 22:21। ये भी मुझे नहीं लग रहा कोई सवाल गलत करेगा। जब भी कभी आपको परसेंटेज में सीधी सीधी वृद्धि करनी हो तो आप 2 जीरो अपनी तरफ से बढ़ा सकते हैं। ये हो गया 15 नंबर क्वेश्चन का आंसर। चलते हैं 16 नंबर देखिएगा। 16 नंबर क्या कह रहा है, एक एक करके चेक करते चले जाइए। देखिए कह रहा है 60 किलोग्राम चावल 42 रुपए प्रति किलोग्राम की दर से खरीदे गए। 60 किलोग्राम जो चावल खरीदे गए हैं वो 42 रुपए पर किलोग्राम की दर से खरीदे गए, और उसमें 52 रुपए प्रति किलोग्राम की दर वाले 120 किलोग्राम चावल मिला दिए गए। ठीक है भाई, तो 20% लाभ अर्जित करने के लिए उस मिश्रण को किस दर पे बेचना होगा। तो देखिए कह रहे 60 किलोग्राम चावल थे जो थे 42 रुपए पर केजी के, 42 रुपए पर केजी के, और उसके बाद जो 120 किलो चावल थे
सॉरी, हाँ ठीक है, 120 किलो चावल थे, वो थे आपके 52 रुपए पर केजी के। अब इन दोनों चावलों को मिला के 20% के प्रॉफिट पे बेचना है, तो पहले इनका मिक्सचर का रेट तो बताना है। तो मिक्सचर का रेट बताने के लिए आप क्या करें, क्वांटिटी को रेशियो में बना लें 1:2, और इनका एवरेज रेट बता दीजिए कि कितना होगा। तो मैंने ऐसे केसेस में आपने 42 को पूरा रेट मान लिया, और ये 1 किलो पे 10 रुपए ज्यादा है, तो 2 किलो पे 20 रुपए ज्यादा हो गया। ये 3 लोगों में बटेगा तो कितना ज्यादा हो जाएगा, आप यहां से देखेंगे तो जो ज्यादा होगा वो 6 सही 2/3 रुपए ज्यादा होगा। तो जो इसका रेट आ जाएगा वो आ जाएगा 48 सही 2/3, या ऐसे कर लो 3 दूना 6, 3 चौको 12 प्लस 20/3। तो जो इसका रेट आ गया वो आ गया आपका 146/3। 146/3 इस मिक्सचर का रेट आ गया। अब इसको 20% लाभ अर्जित करने के लिए उसे कितने में बेचना होगा। 20% लाभ अगर अर्जित करना है तो 6/5 पे बेच दीजिए भाई। 20% लाभ अर्जित करना है और हल कर लीजिए, 3 एकम 3, 3 दूना 6। अब जैसे ही आपने मल्टीप्लाई किया तो 46 दूना 92 और 2 एकम 2, 292/5। अब 5 से भाग देंगे तो 25 बचा 4, 42, 5 अट्ठे 40, 58 रुपए 40 पैसे। तो जो रेट आ जाएगा वो 58 रुपए 40 पैसे। कौन सा ऑप्शन, सेकंड ऑप्शन। फिर से समझिएगा कि करना क्या है, आसान सा सवाल है। करने का अप्रोच क्या लेना है, अप्रोच क्या लेना है, बस छोटी छोटी बातों को समझना है कि करना क्या है। 60 किलोग्राम चावल था 42 रुपए पर केजी वाला, 120 किलोग्राम चावल था 52 रुपए पर केजी वाला। पहले हमने सोचा इसके मिक्सचर का रेट बना लें, जो कि आया 146/3 रुपए। आप जैसे एवरेज मेंटेन करते हैं उस तरीके से इसका रेट निकाल लीजिए, वो आ गया 146/3। इसको 20% के लाभ पे बेचना है तो इंटू 120/100 कर लीजिए, या 20% के लाभ पे बेचना है तो इंटू 6/5 कर लीजिए। तो जो इसको कितने रुपए में बेचना है वो आ गया तो 58 रुपए 40 पैसे। ये 16 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो गया। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 17 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है देखिएगा। देखिए कह रहा है किसी निश्चित जमा राशि पर 3.5% वार्षिक दर से 1 वर्ष में ब्याज 210 रुपए प्राप्त होता है। उसी जमा राशि पर 4% वार्षिक दर से 1 वर्ष में कितना अतिरिक्त ब्याज प्राप्त होगा। देखिए 3.5% की दर से जो आपको ब्याज पता है वो कितना पता है, 3.5% की दर से जो ब्याज पता है वो पता है 210 रुपए, और आपको बताना 4% की दर से अगर देखेंगे तो कितना अतिरिक्त होगा। तो कहीं ना कहीं आपको 0.5% की वैल्यू बतानी है। इन दोनों के अंतर मतलब 0.5% की वैल्यू बतानी है। 0.5% की जो वैल्यू होगी वही आपका आंसर हो जाएगा। तो देखिए 7 से काटेंगे तो ये 0.5, इसको 7 से काटेंगे तो 30। देखो ये 0.5 भी तो एक्स्ट्रा है, तो 0.5 एक्स्ट्रा हो रहा है तो कितने रुपए बढ़ रहा है, 30 रुपए। तो जो इसका सही आंसर हो जाएगा वो दूसरा। फिर से समझिएगा, कुछ नहीं करना, पूरा दिमाग पता चले मूलधन निकालते घूम रहे हो और ये सब कर रहे हो, कुछ मत करो। एक छोटा सा दिमाग लगाओ। आपको करना क्या है, 3.5% पे जो ब्याज मिल रहा है वो 210 रुपए मिल रहा है, तो कह रहा है 4% पे कितना ज्यादा मिलेगा। तो 3.5 से जो 4 है वो 0.5% ज्यादा है। तो जो 0.5% ज्यादा है, सिर्फ हमें 0.5 का वैल्यू निकालना है। तो हमने 7 से काटा, 7 पना 35, ये 0.5 आ गया। इसको 7 से काटा 30 आ गया, तो 0.5 का वैल्यू 30 आ गया। तो कितने रुपए ज्यादा है, 30 रुपए। बस ऐसे करना है, आसान सा सवाल। बढ़ते हैं 18 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। देखिए ये सेट बहुत अच्छा और बहुत आसान दे रखा था। 18 नंबर देखिए एवरेज का क्वेश्चन, एवरेज का क्वेश्चन, और बहुत हल्का क्वेश्चन दिख रहा है मुझे कि आपको दे रखा है कि आपको कुछ संख्याएं दे रखी हैं 5, 7, 9, 12, 13, टी और 20। ये आपको कुछ संख्याएं दे रखी हैं जिनका जो संख्याएं भी यही हैं और इनका एवरेज भी यही दे रखा है टी। तो कितनी संख्याएं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 संख्याओं का एवरेज अगर टी है तो टोटल 7 टी होगा। और यहां से इनका टोटल देखेंगे तो 7, 5, 12, 12, 24, 24, 9, 33, 33 और 13, 46, 46 और 20 कितना हो गया, 66, 66 प्लस टी बराबर भी 7 टी है। तो उधर ले जाएंगे तो 6 टी का वैल्यू भी 66 आ गया। तो जो टी का वैल्यू निकालना है वो कितना हो जाएगा, 11। हमें लगता है हमसे टी का ही वैल्यू पूछा गया, तो टी का मान कितना होगा, 11। तो जो 18 का सही आंसर होगा वो क्या होगा, 11। बहुत आसान है कि इन सब संख्याओं का एवरेज टी पता है, तो 7 संख्याएं हैं तो टोटल 7 टी हो जाएगा। इनका टोटल कर लीजिए, बराबर करके टी का वैल्यू निकाल लीजिए। इसका जो सही आंसर आएगा वो कितना आ जाएगा, 11। 18 नंबर का जो आपका आंसर आया वो आ गया 11। चलते हैं 19 नंबर देखिएगा। 19 नंबर क्वेश्चन देखिए, ये थोड़ा सा टाइम एंड वर्क का सही क्वेश्चन दिख रहा है। देखिएगा क्वेश्चन बनाने वाले का दिमाग देखिए, लगभग एक एक क्वेश्चन हर टॉपिक से एक एक दो क्वेश्चन मिल रहे हैं आपको। एवरेज का क्वेश्चन मिल रहा है, परसेंटेज का, प्रॉफिट लॉस का, मतलब कोई ऐसा टॉपिक छूट ही नहीं रहा है जिसका क्वेश्चन नहीं हो। तो इस वजह से कह रहे हैं कि जो आपके टॉपिक वीक है ना, आप उस पर एक एक करके काम करिए। देखिए ये टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन दे रखा है, कह रहा है ए एक काम का 2/3 भाग 10 दिन में करेगा।
ए एक काम का 2/3 भाग कितने दिन में करता है? 10 दिन में। चलिए ठीक है भाई। और बी उसी काम का 4/5 हिस्सा कितने दिन में करता है? ये करता है 8 दिन में। चलो बहुत बढ़िया बात है। तो ए पूरा काम कितने दिन में कर लेगा? 15 दिन में। ए पूरा काम करेगा 15 दिन में और बी पूरा काम करेगा आपका 10 दिन में। ये यहां से इतना मिल गया। वे साथ मिलकर 5 दिन तक काम करते हैं और शेष काम सी को 6 दिन में पूरा करना होता है। चलो भाई 15 और 30 का एल्शियम आ गया, 15 और 10 का एल्शियम आ गया 30। 15 दूनी ये एक दिन में 2 काम करता है और ये एक दिन में करता है 3। तो 5 दिन ए और बी साथ मिलकर काम करते हैं। अच्छा, एक दिन में ए और बी जो मिलकर काम करते हैं वो 5 करते हैं, तो 5 दिन में कितना काम कर लेंगे? 25। तो जो बचा हुआ 5 काम है वो शेष काम को सी अकेला 6 दिन में पूरा करता है। तो ये 5 काम सी 6 दिन में करता है, तो सी की जो एफिशिएंसी आ गई वो कितनी आ गई? 5/6 भाग। ये 5/6। अब कह रहा है सी अकेले उसी काम का 75% कितने दिन में करेगा? ये काम है पूरा 30, इसका 75% काम कराना है, तो 75% का मतलब 3/4। और ये काम कराना किससे है? सी से, जिसकी क्षमता है 5/6। तो 6 घूम के ऊपर चला गया। 5 एकम 5, 5 छक्का 30। ये हो गया 2 दूनी 4, यहां से काटेंगे तो ये आपका 3, 2 दूनी 4, 2 3 6, 3 3 9 3 27। तो सी अकेले से कितने दिन में करेगा? 75% कितने दिन में करेगा? 27 दिन में। फिर से ध्यान दीजिएगा, करना कुछ नहीं है, पहले आपने सी की एफिशिएंसी निकाली। पहले आपको दिया था कि ए 2/3 काम 10 दिन में करेगा, बी 4/5 भाग काम 8 दिन में करेगा। तो ए पूरा काम करेगा 15 दिन में, बी पूरा काम करेगा 10 दिन में। तो ए और बी की जो एफिशिएंसीज आ गई वो कितनी कितनी आ गई? 2 और 3। दोनों मिलके एक दिन में 5 काम कर रहे हैं, तो 5 दिन में कितना करेंगे? 25। टोटल 30 काम था जिसमें 25 ए और बी ने कर लिया। तो जो बचा हुआ काम 5 है ना, वो सी 6 दिन में कर रहा है। सी अगर 5 काम 6 दिन में कर रहा है तो एक दिन में 5/6 भाग कर रहा है। अब ये टोटल 30 काम का 75% देखेंगे, तो जो 30 काम का 75% हो गया, 30 का 3/4, वो काम हमें 5/6 क्षमता से कराना है। सॉल्यूशन किया तो जो आपका आंसर आ गया वो कितना आ गया? 27 दिन। तो जो करेगा कितने दिन में करेगा? 27 दिन। बहुत बढ़िया सवाल। 19 नंबर का जो आपका आंसर आया वो आया 27 दिन। चलते हैं 20 नंबर पे। देखिए 20 नंबर क्या कह रहे हैं? कह रहा है मुकुल ने 9,300 रुपए की धनराशि को 2 भागों में साधारण ब्याज की किसी दर पर 5% वार्षिक और दूसरे भाग को 8% ब्याज की दर पर दे दिया। अब कह रहा है कि 4 साल बाद उसे 2,400 रुपए, 4 साल बाद उसको ब्याज के रूप में अगर 2,400 रुपए मिले, तो हर साल जो उसको ब्याज मिल रहा है वो कितने रुपए मिल रहा है? 600 रुपए। अच्छा, 9,300 रुपए पे को पहले उसने दिया था, एक भाग दिया था 5% पे और एक भाग दिया था उसने 5% पे और दूसरा भाग दिया था उसने 8% पे। तो आप इसमें लगाएंगे एलिगेशन। तो जैसे ही देखेंगे 5 3 15, 5 45, 45 और 1 46। यहां से जो ब्याज मिला वो 465 रुपए मिला। अब यहां से जो देखेंगे 8 3 24, हाथ से लगा 2, 8 9 72 और 2 कितना हो गया? 74। यहां से ब्याज मिला 744 रुपए। यहां से इनका अंतर जो आपको ओवरऑल ब्याज पता है साल भर का, वो पता है 600 रुपए। जैसे ही आपने घटाया तो ये आ गया 144 और ये जो आएगा यहां से जो आप अंतर देखेंगे 35, 135, 135 और 144। जैसे ही आप इसको काटेंगे तो 9 से काटिए, ये 16 और 9 से 15, तो इनके जो मूलधनों का अनुपात आ गया वो 16:15 आ गया। तो आपसे यही पूछा गया कि उनकी धनराशियों का जो अनुपात होगा वो कितना होगा? 5 और 8 वाले का 16:15। तो जो इसका देखिए 5 और 8 वाले का पूछा गया है तो 16:15। अगर 8 और 5 वाले का पूछा होता तो 15 अनुपात कितना बताते? 16। आपसे पूछा क्या गया है कि 5% की दर से और 8% की दर से जो दी गई है, तो जो आंसर आएगा वो कितना आएगा? 16:15। तो आपका जो 20 नंबर का सही आंसर हुआ वो 16:15। चलते हैं 21 नंबर पे देखते हैं। तो ये एलिगेशन से लगाइएगा इसको। 21 नंबर क्या दे रखा है देखिए, करने की कोशिश करिए 21 नंबर पढ़ के। कह रहा है कि एक इलेक्ट्रॉनिक आपको हीटर की बात कर रहा है जिसको 12% के लाभ पर बेचा गया। यदि इसे 5% कम मूल्य पर 180 रुपए में बेचा जाता तो 10% का लाभ होता। तो इलेक्ट्रॉनिक हीटर का क्रय मूल्य बताना है। कह रहा है एक इलेक्ट्रॉनिक हीटर को 12% लाभ पर बेचा गया। तो अगर 100 रुपए की चीज है, इसको 12% के लाभ पे 112 का बेचा गया। कह रहा यदि इसे 5% कम मूल्य पर 180 रुपए में बेचा जाता, 5% कम, अगर इसको 5% कम कर देते तो इसका 5% कम करेंगे तो 95 आ जाएगा। 5% कम मूल्य पे 180 रुपए का बेचा जाता, इसका वैल्यू कितना दे दिया? 180 रुपए। तो कह रहा है तो बेचा जाता तो 10% का लाभ प्राप्त होता। 5% कम मूल्य पर 180 रुपए में बेचा जाता तो 10% का लाभ प्राप्त होता। तो कह रहे इस
इलेक्ट्रॉनिक हीटर का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। इसमें कुछ मुझे लग रहा है कुछ मिस्टेक है। 5% कम मूल्य पर 180 रुपए में बेचा जाता। 180 रुपए, 180 रुपए सेलिंग प्राइस हो गया क्या? फिर से देखिएगा, एक इलेक्ट्रॉनिक हीटर को 12% के लाभ पे बेचा गया। ठीक है भाई, 12% के लाभ पे बेचा जा रहा है। अगर इसको 12% के लाभ पर बेचा जा रहा है, अगर इसे 5% कम मूल्य पर, ये देखिए इसमें सवाल में कुछ मिस्टेक दे रखी है, मैं बता रहा हूँ एक्चुअल इसका सवाल होगा क्या। आई थिंक जो मुझे लग रहा है, देखते जाइएगा, अगर वही बनेगा तो मैं बता दूंगा। कह रहे एक हीटर को 12% लाभ पे बेचा जाता है 112 का। अगर इसे 5% कम मूल्य पे खरीदा गया होता 95 में, और 180 रुपए कम या ज्यादा में बेचता, तो इस पे जो फायदा होता वो होता 10% का। तो इस पे अगर 10% का फायदा हुआ तो 9.5 रुपए का फायदा हो गया 104.5। इन दोनों का जो अंतर पता है वो, अगर आपको पता है 0.5, ये हो जाएगा आपका 8.5, 7.5, 5 जोड़ देंगे तो 7, हाँ 7.5। इसका वैल्यू आपको पता है 180 रुपए। तो दशमलव हटा दीजिए, 25 से 75, 3 से काट दीजिए, 3 से काटिए तो ज़्यादा आसान रहेगा। वहां से फिर 100 का वैल्यू निकालना है तो आप आसानी से निकाल पाएंगे 100 का वैल्यू। तो जैसे ही आपने इसको 3 से काटा, देखिएगा 1 मिनट, आपने इसको 3 से काट लिया तो ये कितना हो गया 25, ये कितना हो गया 3 18, तो ये हो गया आपका 600। 4 का इधर गुणा कर दीजिए और 4 का इधर गुणा कर दीजिए तो 100 का वैल्यू जो आ जाएगा वो कितना आ जाएगा 2400। तो जो इसका आंसर सही आएगा वो 2400 रुपए। एक्चुअली ये सवाल सही लिखा नहीं है, इसके इसके वर्डिंग्स में थोड़ी सी प्रॉब्लम है, शायद ये टाइपिंग मिस्टेक हुई होगी, या हो सकता है कि जहां से मैंने क्वेश्चन दिया है वहां पे ही गलत लिखा हो। एक्चुअली ये सवाल है क्या, मैं पढ़े दे रहा हूं इसको। कह रहा है एक इलेक्ट्रॉनिक हीटर को 12% के लाभ पर बेचा गया। यदि इसे 5% कम मूल्य पर खरीदा जाता और 180 रुपए कम में बेचा जाता, 180 रुपए पर यहां पे होगा कि खरीदा जाता और 180 रुपए कम में बेचा जाता, तो इससे 10% का लाभ अर्जित होता, तो इलेक्ट्रॉनिक हीटर का क्रय मूल्य कितना होगा। एक्चुअल सवाल ये होगा। और करने का तरीका क्या है, सारे लोगों को, काफी लोगों को लगभग पता है कि करना क्या है। ये 100 रुपए की चीज थी, 12% के लाभ पे 112 का बेचा जा रहा था। कह रहा है यदि इसने इसे 5% कम मूल्य पे खरीदा होता, तो 100 से 5% कम में खरीदा होता तो जो नया कॉस्ट प्राइस होता वो कितना हो जाता 95 रुपए। और कह रहा है 180 रुपए कम में बेचा होता, तो ये जो हो गया ये 180 रुपए कम में बेचा जाता, तो अब इसे 10% का लाभ होता। अब इस पे जो प्रॉफिट हो रहा है वो कितने का हो रहा है 10% का। तो 95 पे जो 10% का प्रॉफिट होगा वो 104.5। यहां से जो सेलिंग प्राइस कम है वो 7.5 कम है, सवाल से 180 रुपए कम है, तो यहां से सॉल्व करके जो 100 का वैल्यू निकाला वो आ गया 2400 रुपए। तो जो इसका सही आंसर होगा वो 2400 रुपए, थर्ड ऑप्शन सही आंसर होगा। थोड़ा सा मिस्टेक दे रखा था इस क्वेश्चन में, इसको सही करके फिर लगाइएगा। ये हो गया 21 नंबर क्वेश्चन। चलते हैं अगले नंबर पे। 22 नंबर क्या कह रहा है देखिए। कह रहा है यदि 15% वार्षिक ब्याज दर पर 2 वर्षों के लिए निवेश की गई धनराशि के साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज के बीच अंतर 225 रुपए है, तो आपको बताना है कि वह धनराशि कितनी है, मूलधन बताना है। पहले भी आपको मैंने ये बताया है कि अगर 2 वर्ष के साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर है तो r²/100 के बराबर आप 2 वर्ष के CI और SI के अंतर को रख के आप 100 का वैल्यू निकालेंगे तो आपको मूलधन मिल जाता है। तो r का वैल्यू 15 पता है, तो 15 का स्क्वायर हो गया 225/100। इसका वैल्यू आपको पता है 225, 225 से 225 खत्म, तो 1 यूनिट का वैल्यू 100 आ गया। तो 100 यूनिट का वैल्यू जब अगर आप देखेंगे तो कितना हो जाएगा 10,000। तो जो इसका सही आंसर हो जाएगा वो कितना हो जाएगा 10,000। एक और तरीका है जो आपको पहले से पता है कि आप क्या करिए, 15% को 15/100 कर लीजिए, इसको हल करेंगे तो 5×3 = 15 और 20×5 = 100। 20 के स्क्वायर 400 को आपने थोड़ी देर के लिए मूलधन मान लिया। अब जब आप 400 का 15% निकालेंगे तो कितना आ जाएगा 60, 60 और 60 का 15% कितना आएगा 9, 60 का 15% कितना आएगा 9। अब आप यहां से 129, 60 60 कितना हो गया 120 और 9 कितना हो गया 129। 129 का वैल्यू आप देखेंगे 225। तो जब आप इसको हल करके 400 का वैल्यू निकालेंगे तो यहां से भी मूलधन आ जाएगा। 5×3 = 15, 15/100 तो 3/20, 20 का स्क्वायर 400, 400 का जैसे ही 15% निकाला तो ये 60, 60 और 9, सॉरी ये 9 का वैल्यू, सॉरी आपको पता है अंतर CI और SI का अंतर, तो 9 का वैल्यू 225 पता है आपको। तो 1 यूनिट का वैल्यू देखेंगे तो 25 आ जाएगा और 400 यूनिट का वैल्यू देखेंगे तो यहां से भी 10,000 आ जाएगा। लेकिन जब आपको
बहुत आसानी से ये पता है कि आप इस सवाल को r²/100 से आसानी से कर सकते हैं, तो आप इसमें क्यों करने जाएंगे। हाँ, हालांकि एक बहुत बेहतर तरीका है ट्रायंगल मेथड, इससे आपको सारी चीजें मिल जाती हैं, बट जब आप ये पता है आपको तो आप आसानी से आंसर देख सकते हैं इसका। आपको मैंने ये भी बता दिया, ये भी बता दिया, आप जिससे कंफर्टेबल हो उससे करें। आपका आंसर जो आएगा वो कितना आएगा, 10,000 रुपए। ये हो गया 22 नंबर क्वेश्चन का आंसर। चलते हैं 23 नंबर देखते हैं। 23 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए एक और सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन, जो कि मुझे ये क्वेश्चन थोड़ा सा देखने में तो इजी लग रहा है। देखिए है क्या, आपको दे रखा है 3/4 और ऑफ दे रखा है 1/3/5, 5 एकम 5 3 8/5 माइनस 1 × 5 + 2/24 माइनस 6 × 2 और डिवाइड 4। ये देखिए पूरा क्वेश्चन ये दे रखा है। आसान सा क्वेश्चन है, करने की कोशिश करेंगे, देखा जाएगा क्या आएगा। सबसे पहले आपको ऑफ हल करना है। ऑफ हल करेंगे तो 4 दूनी 8, 3 दूना 6/5, यहां से आपको ऊपर से दिख रहा है 6/5। आपने जैसे ही हल कर 4 दूनी 8 और 3 दूना 6/5 माइनस जैसे ही देखेंगे 5 एकम 5 + 2 और बटे में 1 1 कर लीजिए, ये इसकी वजह से। जैसे ही आप नीचे हल करेंगे तो 6 दूनी 12, 24 में 12 घटाया तो 12 × 1/4 करेंगे तो ये 4 और नीचे आ जाएगा, 12 चौको 48 हो जाएगा। ऊपर जैसे ही आप सॉल्व करेंगे नीचे 1 × 1/48 आप अलग कर लीजिए इसको साइड में, और इसका एलसीएम ले लीजिए, कितना आएगा, ये एलसीएम आ गया 5। ये हो गया आपका 6 माइनस 5 × 5 = 25 और माइनस 5 दूनी 10 प्लस का 16, 6 और 10 16, 16 में से 25 घटाएंगे तो आपका आएगा -9 बटे और जो कटेगा उसको काट लीजिए, -9/5 × 48। ये हो गया आपका। फिर से देख लीजिए आपने किया क्या, ये जैसे ही आपने किया कि 5 एकम 5, यहां से आपका आया 5, तो ये 6 माइनस 25 और 10 16 में 25 घटाया, 16 में 25 घटाएंगे तो बचेगा आपका 9 बटे आपका हो गया 5 × 48। तो इसको काटेंगे 3 × 9 16, 16 पंचे 80, तो माइनस का 3/80। बट ऐसा कोई ऑप्शन दिख नहीं रहा मुझे। एक बार फिर से क्रॉस चेक कर लीजिए कि आपने सही किया है पूरा, कि देखेंगे 3/4 और 5 एकम 5 3 8/5, 3/4 माइनस 5 1 × 5, ठीक है, 24 × 6/, ठीक है, लिखा तो सही है। जैसे ही आपने हल किया 4 दूनी 8, 2 3 दूना 6, 6/5, ठीक है, माइनस 5 एकम 5, ठीक है भाई, प्लस 2, ठीक है, बटे 24 माइनस 6 दूनी 12, 24 में 12 घटाया 12 × 1/4 हो जाएगा, ठीक है भाई, 12 चौको ये 48, ठीक है, आपने एलसीएम लिया 5, ठीक है भाई, 1 × 5 = 25, 5 दूनी 10, 16 में 25 घटाया तो माइनस का 9 × 5/48 हो गया, 3 से कट गया 3/16, तो जो आपका आंसर आया माइनस का 3/80, यही आपका आंसर आएगा। मेरे हिसाब से हो सकता है कि कुछ मिस्टेक दे रखी हो, तो जिसका आंसर आएगा वो आएगा माइनस का 3/80। हो सकता है कि कहीं कुछ टाइपिंग मिस्टेक हो या कहीं कुछ गलती हुई होगी, नहीं तो इसका आंसर तो यही आ रहा है, क्योंकि बाकी और कुछ आते दिख नहीं रहा है। खैर ठीक है, जो भी आ रहा है इसका आंसर आएगा माइनस का 3/80। चलते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला क्या कह रहा है देखिएगा 24 नंबर कह रहा है रामू और सोमू की मासिक आय कितनी कितनी दे रखी है, 6:5 के अनुपात में। रामू और सोमू की मासिक आय, रामू और सोमू की मासिक आय दे रखी है 6:5 के अनुपात में इनकम्स, और जो इनके व्यय दे रखे हैं, एक्सपेंडिचर्स दे रखे हैं, वो 7:6 के अनुपात में। ये 1500 रुपए की बचत करता है और ये 1000 रुपए की बचत करता है। तो कह रहा है कि रामू की मासिक आय कितनी है। देखिए ऐसे सवालों के लिए मैंने पहले भी बताया क्रॉस मल्टीप्लिकेशन सबसे अच्छा तरीका है। छचरंग 36, 7 पन्ना 35, अंतर कितने का आया, 1 का। इसको देखेंगे ये 7000, इसको देखेंगे 15 छक्का 90, 9000। तो यहां से जो अंतर आया वो कितना आया, 7000 और 9000 का 2000। अगर 1 यूनिट का वैल्यू 2000 है तो 6 यूनिट का वैल्यू कितना होगा, 12000। तो जो रामू की आएगी वो कितनी आ जाएगी, 12000। तो जो रामू की आय आ गई वो कितनी आ गई, 12000। जो आंसर सही होगा वो कौन सा आंसर सही होगा, थर्ड ऑप्शन। ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन इसके लिए सबसे बेहतर तरीका है। चलते हैं अगले सवाल की तरफ, 25 नंबर की तरफ, जो कि आज का आखिरी सवाल भी होगा इस सेट पेपर का। देखिएगा 25 नंबर तक कितने क्वेश्चन आपने सही किए हैं। 25 में कम से कम आपके 24-25 क्वेश्चन, 24-23 क्वेश्चन सही होने ही चाहिए, क्योंकि कोई भी इतना टिपिकल नहीं है कि आप सही ना कर पाए। कह रहा है किसी वस्तु का सूची मूल्य 15,000 रुपए दे रखा है, जो एमआरपी दे रखा है वो 15,000 रुपए दे रखा है, ठीक है, एमआरपी 15,000। कह रहा है उसको सूची मूल्य पर 2 छूट श्रृंखलाओं 45, 3 और 2, एक जो छूट दे रखी है वो 45%, 3%,
और 2% दे रखी है, और जो दूसरी छूट दे रखी है वो दे रखी है 25%, 12% और 13%, ये दे रखी है। चलिए भाई ठीक है, ये दो छूटें दे रखी हैं। तो कह रहा है में से एक श्रृंखला का चयन करे तो वह सही श्रृंखला चुनकर कितने रुपए बचा सकता है। मतलब दोनों में से अगर कोई एक चूज करेगा तो उसके सही श्रृंखला चूज करने पर उसके कितने रुपए बच सकते हैं। देखिए ये अभी तक का सबसे अच्छा सवाल है। इसमें एक्चुअल करना क्या है कि आप इन 3 डिस्काउंट के बाद जो इसका सेलिंग प्राइस है और इन 3 डिस्काउंट के बाद जो सेलिंग प्राइस है, उन सेलिंग प्राइस का डिफरेंस क्या है, इतना नहीं करना चाहते तो आप इसका नेट परसेंटेज का वैल्यू देखिए कि इतना इसका नेट डिस्काउंट कितना है। तो देखिएगा इसको करेंगे कैसे। अभी एक सवाल मैंने आपको बताया था, आप क्या करिए 45 और 3 48, 48 में माइनस कर दीजिए 3 पचे 15, 3 चौको 12, 1 13, 1.35। तो ये इसका डिस्काउंट आ जाएगा कि कितना होगा। तो जैसे ही आपने डिस्काउंट किया तो 0.65, ठीक है, अब ये बचा कितना 46.65। और एक और डिस्काउंट है 2% का। तो जैसे ही आप इन दोनों को जोड़ेंगे तो 46 2 कितना हो गया 48.65, और माइनस जैसे ही करेंगे तो 2 पंचे 10 और 2 छंग 12 1 13, 2 पंचे 10, 2 छंग 12 1 13, 2 छंग 12 1 13 फिर से, और 2 चौको 8 1 9। तो ये जो हो जाएगा इसमें कितना कम करना पड़ेगा आपका, 2 अंक पे पहले से दशमलव था, 100 से भाग देंगे तो 0.9330 कम हो जाएगा। तो जैसे ही कम करेंगे तो 0, 10 में 3 गया 7, यहाँ पे बचा 4 में 3 गया 1, 4 में 3 गया 16 में 9 गया, 16 में 9 गया 7, ये बचा 47.7170%। ये आया आपका इसका नेट डिस्काउंट। ठीक है, अब इसका देख लीजिए 25 और 12 कितना हो गया आपका 47, और 47 में जैसे ही आप 25 3 कम करेंगे तो ये हो जाएगा 44%, और 44 और 13 को एक साथ एडजस्ट करना है। 25 और 12 हो गया आपका सॉरी 37 होगा, 25 और 12 होगा 37, 12 पंचे 60, 12 दूनी 24 और 6 30, 300, ठीक है 34, और 13 को अब हमें सॉल्व करना है। 34 और 13 हो गया 47, और जैसे ही आपने 13 चौको 52 हासिलेगा 5, 13 39, 5 कितना हो गया 39 5 44, ये 4.42% का डिस्काउंट हो जाएगा। तो जैसे ही आप करेंगे तो ये 0.58 और इसके बाद बचा कितना ये 46, 46 में 4 गया 42.58, जैसे ही आप जोड़े 43 4 47। ठीक है, अब आप इन दोनों का अंतर देख लीजिए कितना दिख रहा है आपको। तो आप अंतर अगर देखने जाएंगे तो जैसे ही आपने देखा तो ये 0 7, तो 7 ही रहने दीजिए। अब आप देखेंगे 11, 11 में 5 घटाएंगे तो 11 में 8 घटाएंगे तो बचा 3, 11 में 8 घटाया तो 3, यहाँ 6 में 5 गया 1, और ये कितना बचा 6 में 5 गया 1, और 47 में ये 5.1370, ये है 15,000 रुपए का। तो जैसे ही 15,000 रुपए का इतना परसेंटेज निकालेंगे तो 2 जीरो से 2 जीरो खत्म। अब दशमलव एक अंक उधर खिसका देंगे तो ये हो जाएगा आपका 51.37 इंटू 15, 15 सत्ते 105, 15 सत्ते 105। देखते जाइएगा, बहुत बेहतर सवाल है ये, थोड़ा सा कैलकुलेटिव भी है, तो इसको अच्छे से करेंगे तो आसानी से बन जाएगा। तो ये हो रहा है 15 सत्ते 105, बचा 10, 15 ते 45, 10 कितना हो गया 55, 55 बचा 5, 15 एकम 15, 5 20, 2 15 पना 75, 2 77। तो जो इसका सही आंसर आएगा वो 770 रुपए 55 पैसे। देखिए एक बहुत प्यारा सवाल लास्ट इन्होंने रखा हुआ है, समझना है कि करना कैसे। आप तीनों डिस्काउंट के बाद इसका सेलिंग प्राइस और तीनों डिस्काउंट के बाद इसका सेलिंग प्राइस निकालेंगे तो ये बहुत बड़ा प्रोसेस होगा। मैंने इसके तीनों डिस्काउंट के बाद इसका नेट डिस्काउंट निकाला तो 47.7170 आया है, इसका निकाला तो 42.58 आया है। तो इनके डिस्काउंट में जो अंतर है वही इनके प्रॉफिट का अंतर होगा, तो वो अंतर आया 5.1370%। तो 15,000 का 5.1370% निकाला तो वो 770 रुपए 55 पैसे आया। देखिए इतना कैलकुलेटिव सवाल है, ये बहुत अच्छा सवाल है, ये तो भाई सीजीएल में भी आने लायक क्वेश्चन है। तो ये हो गया आपका 25 नंबर क्वेश्चन। तो आज के 25 क्वेश्चंस में से आपने कितने क्वेश्चंस के सही जवाब दिए हैं, या कोई अगर क्वेश्चन गलत हुआ है तो उसके लिए क्या रीजन है, क्यों गलत हुआ है, उसको ध्यान से समझने की कोशिश करें ताकि ये गलती आपसे दोबारा ना हो। और अगर वीडियो पसंद आया है तो इसको लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और अगर कोई भी समस्या आई तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, और आगे भी मेरे साथ जुड़े रहें ताकि आप एग्जाम में अच्छा कर सकें। थैंक यू वेरी मच।